हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाथ ऑफ स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, यह वीडियो भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत दिए गए टॉपिक भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं पर आधारित है। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया गया है, कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। बेनेगल नरसिंह राव BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। संप्रभुता संपन्न, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रवृत्ति में एकात्मक आदि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। सार्वजनिक हित याचिका सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत USA से हुई थी। PIL इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो अधिग्रहित हो सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उपसमिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या 450 से अधिक हो गई है। यहाँ पर भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से ली गई प्रमुख विशेषताओं या फिर स्रोतों के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए इन सभी विशेषताओं को देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला बताया गया है कि ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि के उपबंध लिए गए हैं। नेक्स्ट देश है अमेरिका। तो अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में कौन कौन से स्रोत या कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं।
उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण किए गए हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे संविधान के भाग तथा उसके अंतर्गत दिए गए विषयों के बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाग हैं। इन सभी 22 भागों को आइए देख लेते हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्यों के बारे में, राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है और भाग 4 क में मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भाग 5। भाग 5 में संघ के बारे में जानकारी दी गई है। भाग 6 में राज्यों के बारे में। भाग 7 में यह वर्तमान में निरसित कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। भाग 9 में पंचायत और भाग 9 क में नगर पालिका के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 9 ख में सहकारी समिति के बारे में वर्णन है। भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद के बारे में वर्णन है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में बताया गया है। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 क में अधिकरण के बारे में और भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का वर्णन है। भाग 17 में राजभाषा के बारे में। भाग 18 में आपातकाल के बारे में, अर्थात आपातकाल से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण। भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में। और लास्ट है भाग 22। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, आइए अब कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। यहाँ पे पहला आर्टिकल दिया है, इसके अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। आर्टिकल नंबर 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध का वर्णन है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। यहाँ पे अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत से, तो छुआछूत का अंत करने को बोला गया है आर्टिकल नंबर 17 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में है वर्णन। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण का वर्णन है। अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार एवं बलात्कार श्रम का प्रतिषेध के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों
आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 39 में राज्य या अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है, उसी के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए उपबंध किए गए हैं। अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन की पात्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेगा, ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 70 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमा दान की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ऐसा बताया गया है अनुच्छेद 74 में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 75(1). इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, ऐसा उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83(1) में राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इस बात का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए निर्भरता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 101 में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णय मत का प्रयोग करने के बारे में वर्णन मिलता है, अर्थात जब पक्ष एवं विपक्ष में मत बराबर पड़ते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग निर्णायक मत के रूप में कर सकता है, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 101 के अंतर्गत मिलता है। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। अनुच्छेद 109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता है, इस बात का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, इस बात का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 123 में संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यसभा की नियुक्ति के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 161 में
क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति राज्यपाल में निहित है, ऐसा बोला गया है अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन के बारे में वर्णन है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 174। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को दिया गया है आर्टिकल नंबर 174 में। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, यह शक्ति राज्यपाल को दी गई है अनुच्छेद 200 के तहत। अनुच्छेद 201 राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का उपबंध है। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा, इस बात का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालयों का गठन का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 239 क के अंतर्गत दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान का वर्णन है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का वर्णन है। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 झ में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 ट में पंचायतों के लिए निर्वाचन का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 थ के अंतर्गत नगर पालिका का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। 243 य क के अंतर्गत नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का प्रावधान है। 243 य घ के अंतर्गत जिला योजना के लिए समिति का उल्लेख है। अनुच्छेद 243 य झ के अंतर्गत सहकारी समितियों के निगमन के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 253। इसमें अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिक निधि के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 300 क में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 इसमें लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे एबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 332। इसमें राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 338 इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। अनुच्छेद 338 क के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अनुच्छेद 350 क में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का
उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा का उपबंध है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान किया गया और अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पे 12 अनुसूचियों के बारे में उनके अंतर्गत दिए गए विषय के बारे में बताया गया है, जिसमें पहली अनुसूची के अंतर्गत राज्य व संघ क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन के बारे में बताया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठी अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख मिलता है और इसमें 3 सूचियां हैं। इसमें पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय, वर्तमान में 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को ही प्राप्त है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, लेकिन वर्तमान में 59 ही हैं, जिस पर कानून राज्य द्वारा बनाए जा सकते हैं। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 47 विषय आते हैं, लेकिन वर्तमान में 52 विषयों का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। यहाँ पे कुछ राज्य सूची के विषय दिए गए हैं और फिर संघ सूची के विषय हैं और लास्ट में समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषयों को बताया गया है। पहला राज्य सूची के विषय हैं पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार। ये सभी राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना समवर्ती सूची विषय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अनुसूची है 8वीं। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के तहत और वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के तहत, वर्ष 2004 में संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किन किन भाषाओं को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम हैं। नेक्स्ट अनुसूची है 10वीं। इसमें दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में संविधान में यह शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व के बारे में उपबंध किया गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में यह शामिल किया गया और इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित टोटल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि का उल्लेख किया गया है। यह 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित कुल
18 विषय शामिल किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई थी और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के तहत शामिल की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, विधायी विषयों को संविधान में 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस और गैस संक्रमण, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। जबकि रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर ये सभी संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है, यह भी आपने देखा ही था, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार को प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। संविधान के उद्देशिका के अनुसार भारत राज्य हर एक व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर की जाएगी। प्रस्तावना के अनुसार भारत की सही नामावली है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया। अनुच्छेद 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में सामाजिक पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। संसदीय प्रणाली में द्विसदनीय का मतलब है जिसमें 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन हों। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर का विघटन 2 संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में कर दिया गया था। यहाँ पर नए राज्यों का गठन और उनके वर्ष दिए गए हैं। पहला है आंध्र प्रदेश, इसका गठन 1953 में किया गया था। गुजरात का 1960 में, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय का गठन 1972 में किया गया था। मणिपुर और त्रिपुरा का 1972 में, सिक्किम राज्य का गठन 1995 में किया गया था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में इसका गठन किया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड का गठन 2000 में किया गया। तेलंगाना का गठन 2014 में किया गया। अमेरिकी संविधान संघीय संविधान की एक विशेषता है। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को निर्दिष्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि दादर, नागर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्रों का विलय करके अधिनियम 2019 के तहत दोनों संघ राज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया था। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किस आधार पर? तो जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंश परंपरा के द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, देशीकरण द्वारा एवं किसी भूभाग को सम्मिलित कर लेने के पश्चात वहां के रहने वाले निवासियों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्रीय सरकार को इस प्रश्न का निवारण करने का एकमात्र निर्णयाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भारतीय नागरिकता खो देता है। नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति संसद को है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।